रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, भैया ये चैप्टर का नाम। अब केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमको जो एलिमेंट्स हैं उनको हमको आइडेंटिफाई थोड़ा सा करना, जो 9th में पढ़ चुका, और एलिमेंट को लर्न थोड़ा सा मेमोरी में रखना, उनके एटॉमिक नंबर मेमोरी में रखना, और एटॉमिक नंबर को मेमोरी में रखने के बाद में जो 9th क्लास में आपने कंपाउंड बनाना सीखे हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो 9th में सीखे हैं, अगर भूल गए हैं तो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। तो कौन भूल गए हैं आप भी करो थोड़ा सा। ओके चलो, वेरी गुड, कोई दिक्कत चालू करें अपन। यस अब देखो 9th का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आपकी साइंस, केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द मैटर। बेटा देखो, व्हाट इज मैटर पहले समझना। एक ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस कवर करता हो, जगह घेरता हो, स्पेस कवर करता हो, और जिसमें कुछ मास हो, वेट हो, मास हो, वजन हो, मास हो। वेट और मास में डिफरेंस है, ध्यान रखिए। वेट अलग है, मास अलग है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास हो एंड कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको क्या कहेंगे अपन? मैटर। मैटर की डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। A substance which having some mass, या substances having some mass and occupy some space of our surrounding, of our atmosphere, हमारे सराउंडिंग का, हमारे एटमॉस्फेयर का कुछ स्पेस कवर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैटर। ये पेन है, प्लास्टिक है, इसमें मास है या नहीं? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये मैटर हो गया। यस सर। मेरी पूरी बॉडी मास नहीं है, है। तो दिस इज द मैटर। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये। यस सर। ठीक है, वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी एक मैटर है। यस सर। आपके चारों तरफ कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं जिनको मैटर बोल सकते हो? आप बताओ। आप उनको एक लाइन में एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, सारी चीजें मैटर है, नहीं यही समझ? आर यू श्योर? यस सर। अब ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं एयर, हवा मैटर है? बिकॉज उसमें भी मास है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो बोले स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करती है, बता देता हूं मैं आपको। अगर आप ब्लो करते हो बलून के अंदर तो बलून स्वेल हो जाता है। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती एयर तो स्वेल नहीं होती। यस सर। अगर साइकिल के ट्यूब में हवा डालते हो, आप एयर इंटर करते हो और वो साइकिल का ट्यूब स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, मतलब वो स्पेस कवर कर रही है। और भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो हैंकी है, ये जो आपका कपड़ा है, इसको एक ग्लास के अंदर ऐसे भर दे अंदर, ठीक है, ऐसा अंदर तक भर दीजिए, और उस ग्लास को ऐसा इन्वर्ट करके पानी में ऐसे डाल दो, सीधा का सीधा ऐसा, पहले उसको अंदर ग्लास में भर दो पूरा ऐसे, और उस ग्लास को इन्वर्ट करके पानी में ऐसे उतारो, पूरा नीचे तक ले जाओ, सीधा का सीधा जाना चाहिए। ये गीला हो पाएगा क्या? बिकॉज ऑफ इसके बीच में और पानी के बीच में एयर आ गई, नहीं आ रही समझ में? एयर इसने स्पेस कवर किया भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैटर वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और मास रखते हैं, उनको क्या बोलोगे आप? मैटर। फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग मैटर? फीलिंग में यार, फीलिंग को मैटर तो नहीं बोलोगे आप। यस सर। ठीक है। इमोशन, सोल,
आत्मा, Yes. No, sir. सोल को तो नहीं बोलोगे भाई, Yes. आत्मा को नहीं बोलोगे मैटर। समझ में आ रहा है बेटे? Yes, sir. आपको मैटर पूरा समझ आ गया, मतलब पूरा ब्रह्मांडी मैटर है यार, Yes, sir. पूरा स्पेस, पूरा का पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स पूरा मैटर है, नहीं है समझ में? तो ये मैटर की होगी डेफिनेशन। एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, 1 या 2 दिन तो भैया बेसिक क्लियर करने में लग जाएंगे, ध्यान से सुनना। आज का और कल का दिन तो पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, और नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा भैया। देखो तो मैटर समझ में आ गया? Yes, sir. अब अपन मैटर को क्लासिफाइड करते हैं बेटे। देखो मैटर को क्या कर रहे हैं? Classify. बेटे मैटर को 2 प्रकार से क्लासिफाइड करते हो आप। इस पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं, तो जो भी मैटर है उसको 2 प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। Classification. अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें मैटर सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब देयर आर, मतलब मैटर को 3 टाइप से बेटे कोई सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड देन केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर लिखेंगे अपन सॉलिड, और यहाँ पर लिख देंगे अपन लिक्विड, और यहाँ पर लिखेंगे गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में एग्जांपल आइस, लिक्विड में एग्जांपल वाटर, और गैस में एग्जांपल वेपर। बेटे आपकी वॉइस यहाँ पे तालीम कर रहे थे, आप तीनों में क्या डिफरेंस है देखो। आइस में मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, डिस्टेंस तो होती है उनके बीच में, लेकिन थोड़े क्लोज होती है, ये आइस है। लेकिन इस एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2, मतलब आइस में H2 के मॉलिक्यूल से जो क्लोज है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी कम है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, इसीलिए क्या हो गया, क्लोज हो गए, इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, क्योंकि हीट एनर्जी कम है। फ्रिज के अंदर इसको रख दिया था पानी को, तो सारी जो हीट है, मतलब सारी तो नहीं, हीट एनर्जी को क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब, और इसीलिए मॉलिक्यूल वाटर में क्या हो गए थे, क्लोज, इसीलिए आइस में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, आइस को मैं हीट दे दूं, और हीट देने के बाद में, अगर हीट देने के बाद में बात करता हूँ, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और ये आइस जो है सॉलिड से किस में आ जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू द गिविंग हीट। हीट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और ये जो आपका जो आइस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे। नहीं, लेकिन ये भी अभी भी H2O ही है, अंतर कुछ भी नहीं हुआ, Yes, sir. कुछ भी अंतर नहीं हुआ, डिस्टेंस कम थी, डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मैं गैस की बात कर रहा हूँ, तो गैस में और इसको हीट दे दी, तो हीट देने के बाद काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज होगी, और जो लिक्विड है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, बेटे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसको समझ में आ गया, जल्दी से हाथ ऊंचा मत करो। और ये सारे मॉलिक्यूल काय में कन्वर्ट हो गए बेटे, दूर दूर, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अभी भी ये क्या है बताओ, नहीं आ रही, तीनों सेम है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई अंतर नहीं है, बस हीट का डिफरेंस है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का डिफरेंस है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल क्लोज हो गए। ठीक समझ में आ रहा है? Yes, हीट sir. कम है, अब मैंने इसको हीट दिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस बढ़ गई, जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मैंने और हीट दी, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो गए, और ज्यादा डिस्टेंस पर, और ज्यादा डिस्टेंस पर हो गए, मतलब क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, नहीं आई समझ में। और अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें सबसे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस हो रहा है, देखो कंप्रेस हो रहा है,
कंप्रेस हो रहा है? नहीं, ये कहाँ हो गया? नहीं, ये अरे मेरा हाथ कंप्रेस हो रहा है, लेकिन ये कंप्रेस बिकॉज ऑफ इसमें मॉलिक्यूल क्लोज है और इसमें मॉलिक्यूल डिस्टेंस है। इसमें मॉलिक्यूल डिस्टेंस पर, तो ये तो कंप्रेस हो गया, लेकिन ये कंप्रेस नहीं है। समझ में आपको? तो ये बताओ मेनू, एक बात बताओ, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ये तीनों में। वेरी गुड, ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कम कंप्रेस होगा, और यहाँ कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की और भी कम होगी, कम कंप्रेस होगा। दोस्तों नहीं समझ, कितनी समझ में आ गई? पूरी आ गई? यस, वेरी गुड। अब ध्यान से, फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का तीन ही होता है, सॉलिड, लिक्विड है। अब आप ध्यान से सुनना, अपन केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बेटे मेरे केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया। केमिकल क्लासिफिकेशन दो ही होता है, एक होता है प्योर, है ना, प्योर, और मिक्सचर भी बोल सकते हो उसको। तो पहला होता है बेटे प्योर क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है इम्प्योर। आ रहा है बेटे? ये होता है आपके पास, देखो इधर ध्यान से, यहां पर हम ले लेते हैं प्योर, और दूसरा होता है मिक्सचर। इम्प्योर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इम्प्योर बोलेंगे तो भी चल जाए। अब प्योर जो है, ये प्योर का मतलब क्या? अब पहले इसको समझने से पहले इस चीज को देखना, यहां समझना भाई, हम बोल रहे हैं समझ रहे हैं, ना कि याद कर रहे हैं। आप ध्यान से समझो, आप पूरा समझ में आएगा। देखो, अगर मेरे हाथ में रिंग पहन रखी मैंने सिल्वर की, तो सिल्वर में हर सब्सटेंस, पूरा ब्रह्मांड का हर मैटर या तो बेटे एटम से बना है, या तो फिर मॉलिक्यूल से बना है। एटम से बना है या किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। अब सुन, अगर मैं यहां लिख देता हूं भैया आपके लिए, देखो इधर, या तो वो एटम से बना है मैटर, या तो वो मॉलिक्यूल से बना है। अब मॉलिक्यूल भी दो प्रकार के हो जाएंगे भाई, देखो इधर, ठीक है? आप ध्यान से सुनो, अगर मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं, ये सिल्वर एटम से बना होता है, मतलब इसमें एक ही प्रकार के जो है, अगर मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं तो सिल्वर में इसी प्रकार के सिल्वर के ही एटम्स होंगे, यही समझ। मॉलिक्यूल भी नहीं है, सिर्फ सिल्वर के एटम्स हैं। यहाँ गोल्ड में गोल्ड के क्या है? सिर्फ एटम्स। नहीं आ रही समझ? अब मैं मॉलिक्यूल की बात, तो 11वीं 9th में तो बहुत अच्छे से रिएक्शंस पढ़ी हैं आपने, कंपाउंड बनाना सीखे हैं, फॉर्मूले को बनाना सीखा है, बहुत सारे फॉर्मूले बनाने सीखे हैं आप लोगों ने, सब 9th में ही सीखा। 9th की केमिस्ट्री में फॉर्मूले बनाना सीखते हैं, रिएक्शंस करवाना सीखते हैं, ये सब 9th में ही सीखा था। क्या बात है? सीखे, छोटी छोटी क्लासेस में सीखे, Pl कैसे बना, ग्लूकोज कैसे बना, H2SO4 कैसे बना, HCl कैसे बना, सारे कंपाउंड जितने भी हैं सब 9th और 8th में ही बनाना सीखे। 9th में सीखे। यस सर। जिसको याद ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सबको याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन समझने वाले, धीरे धीरे करके समझेंगे। अब सुनो, क्या होता है कि कुछ एटम आपस में रिएक्शन करते हैं। अब वो क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी सब समझने वाले हैं। कुछ एटम्स आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन। और रिएक्शन करके आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद जो नया पार्टिकल बनेगा उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हो आप? अब मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखो हाइड्रोजन को दो एटम कंबाइन हो गए तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया, मतलब एक मॉलिक्यूल दो एटम से बना है। अगर मैं ऑक्सीजन के दो एटम ले लेता हूं तो ऑक्सीजन का क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने एटम से बना है? दो। अब एक बात और सुनो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो,
मैंने कार्बन का एक एटम लिया और हाइड्रोजन के 4 एटम ले लिया 2 to the 4। देखो हाइड्रोजन के 4 एटम 2 to the 4 और कार्बन का कितना एटम, और यहाँ दोनों मैंने मिलकर के CH4 बनाया, मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल बना लिया। मीथेन गैस का क्या बना लिया? एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब देखो मैंने यहाँ पर लिया S2 और यहाँ पर क्या ले लिया? O2। यहाँ पर ले लिया 2S2, ठीक है। यहाँ पर या एक काम करो, हाफ O2 ले लो। हाफ O2 मतलब O2 का हाफ मतलब O। ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम। तो यहाँ पर बन गए पानी का एक मॉलिक्यूल बन गया। yes, मतलब जब भी एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी एटम कंबाइन हुए तो भी मॉलिक्यूल, यहाँ भी कंबाइन हो गए तो भी मॉलिक्यूल, ये भी कंबाइन हुए तो भी मॉलिक्यूल, ये भी कंबाइन हुए तो भी मॉलिक्यूल। मतलब एटम जब भी कंबाइन हो तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। अब एक बात बताओ, पानी का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? अब पानी का एक मॉलिक्यूल कितना बड़ा होता है? पानी का एक मॉलिक्यूल कितना बड़ा होता है साइज में? कितना बड़ा होता है? क्यों यहाँ पानी के होंगे अब भी इकट्ठा कर सकते हो आप उनको? अब भी कर सकते हैं भाई। एक गिलास लेना और गिलास में बर्फ डाल देना, गिलास में बर्फ डाल देना तो गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाए। वो पानी की बूंदें आई कहां से? ये एयर से। क्यों आई? क्योंकि अंदर जब बर्फ डल गई थी तो सरफेस क्या हो गई थी? ठंडी, टेम्परेचर डाउन हो गया था, और वो टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ आसपास के पानी के मॉलिक्यूल वहां इकट्ठा हुए और कंडेंस हुए और वो गैस से काय में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड, और वहां पानी इकट्ठा हो गया। तो पानी अंदर का है कि बाहर का है? वेपर थी वो, और वो कंडेंस होकर वाटर बन गया। दोस्तों सुनिए इसका। तो एक बात बताओ, इतने सारे मॉलिक्यूल ये ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या मॉलिक्यूल दिख रहे हैं क्या अपने को? मतलब एक मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा। कितना बड़ा? इतना नहीं देख सकते, बात करते। तो यार ये बॉटल दो, इस पानी की बॉटल में पानी के 5 मॉलिक्यूल है। कितने? बेटे बहुत सारे होंगे यार। कितने? जब एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता दिखता नहीं तो इतने पानी में कितने मॉलिक्यूल? अरे यार पता नहीं कितने मॉलिक्यूल। अब मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल निकाल के दिखाओ तो दिखा पाओगे क्या? मतलब एक मॉलिक्यूल जब क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाए वो मॉलिक्यूल तो मटेरियल दिखता है, और एक मॉलिक्यूल जब अकेला हो जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा, और अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल कलेक्ट रहेंगे तो दिखेगा। जैसे मेरे हाथ में ग्लूकोज है, मेरे हाथ में क्या बेटा? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दिखता है क्या? ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे तो ही वो ग्लूकोज दिखता है। yes. तो मतलब एटम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल भी 2 टाइप, एक जैसे एटम से बना हुआ और एक अलग अलग एटम से बना हुआ। ये मॉलिक्यूल अलग अलग एटम से बना हुआ, इसको हेट्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं अपन? और ये एक जैसे एटम से बना उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या आंसर? ये देखो इसमें दोनों एटम सेम है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब एक जैसे एटम। ये भी कौन है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बोलो। इस मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम है तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कौन सा है? ये वाला, ये वाला नहीं आ रही? कितना आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, मैं कुछ मैटर ले रहा हूं आपके सामने। एक ऐसा मैटर ढूंढो जिसके अंदर या तो सिर्फ एक जैसे एटम हो या सिर्फ एक जैसे मॉलिक्यूल हो। उसको शुद्ध बोलोगे, प्योर बोलोगे? ग्लूकोज कौन है? प्योर है कि मिक्सचर है? बेटे प्योर है, क्योंकि ग्लूकोज में ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल हुए। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन लो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेटर ढूंढो जिसमें एक जैसे मॉलिक्यूल हो, या तो ये वाले हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या
होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल लेकिन एक जैसे मॉलिक्यूल हो तो उसको प्योर बोलोगे मैटर को, और जिसमें अलग अलग ढेर सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाए, कुछ ये भी कुछ वो भी, कुछ ये भी कुछ वो भी, उसको क्या बोलोगे? अब मैं आपके सामने ये समझ में आ गई? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे हाथ में सिर्फ ग्लूकोज है, वो क्या है? और ग्लूकोज में थोड़ा पानी मिला दिया तो कौन हो गया? कितनी? मैंने चाय बनाई और चाय पी तो क्या हुआ? बड़ा मजा है? अरे मजा नहीं है, सुनो। मैंने चाय बनाई, दूध डाला, शक्कर नहीं डाली, डाल दी, चाय पत्ती नहीं डाली, अदरक डाल दिया, बस बस इतनी चीज डालना है, और चाय इलायची भी डाल दी और पी गए। अब जब पी रहे हो आप चाय, सुन बेटे, पानी इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले? तो आपने दूध डाल दिया, शक्कर डाल दी, चाय पत्ती और अदरक, इलायची डाल दी। समझिए ध्यान से, उस चाय के अंदर बेटे अगर टेस्ट करोगे ना, उसको टेस्ट करोगे तो उसके अंदर शक्कर का भी स्वाद आएगा, उसके अंदर चाय पत्ती का भी स्वाद, अदरक का, सब इंग्रेडिएंट का स्वाद अलग अलग आएगा। मतलब उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, वो सिर्फ मिक्स हो गए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ठीक है। और इसीलिए वहां पर कह सकते हैं कि भाई अलग अलग स्वाद सबका आ रहा है। वहां पे जिंजर का भी आ रहा है, ठीक समझ, लीची का भी आ रहा है, शुगर का भी आ रहा है, मिल्क का भी आ रहा है, सारा टेस्ट आ रहा है अलग अलग। मतलब उनके बीच में कोई रिएक्शन, सिर्फ मिक्स हो गए हैं। उसमें सारे मॉलिक्यूल हैं, मिल्क के भी पार्टिकल्स हैं, ग्लूकोज शुगर के भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लीची के भी पार्टिकल्स हैं। सो सारे टेस्ट अलग अलग आ रहे हैं, तो सारे मॉलिक्यूल भी अलग अलग हैं, उनके बीच में रिएक्शन नहीं हुई है, सिर्फ वो मिक्स हो गए हैं। तो उसको क्या बोलोगे आप बताओ? लेकिन आप दोस्तों ध्यान से सुनना, अब मैं एक चीज और भी ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं किसी रिएक्शन के थ्रू कार्बन को ले रहा हूं, मैं हाइड्रोजन के ले रहा हूं और ऑक्सीजन को ले रहा हूं, बेटे कौन है? और तीनों को मिला करके मैंने बनाया ग्लूकोज C6H12। और बेटे मेरे ग्लूकोज के अंदर इनके कभी भी प्रॉपर्टीज नहीं हुई, इनके बीच में रिएक्शन हुई है, इसीलिए इसका पूरी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? चेंज है। कार्बन को खा के देखो, टेस्ट करके देखो, मीठा लगेगा क्या? पेंसिल को टेस्ट करके देखना, कार्बन है वो, मीठा लगेगा? ऐसा मीठा मीठा लगता तो पेंसिल ही खत्म हो जाती सारी, बच्चे वैसे ही खा रहे हैं। हम इसको बार बार बोलते, मैं प्योर दिला। तो यहाँ पर कार्बन को टेस्ट करके देखो, मीठा लगेगा क्या? हाइड्रोजन को देखो टेस्ट, मीठा लगेगा? ऑक्सीजन मीठी लगेगी क्या? लेकिन ग्लूकोज को खा के देखोगे तो क्या लगेगा? आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन नहीं आई, इनके बीच में रिएक्शन हुई। तो जब रिएक्शन हुई है तो जो मैटर बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, और जब विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन कुछ मिक्स करते हो आप तो उसको क्या बोलते हो? उसको मिक्सचर। चाय में रिएक्शन हुई थी क्या? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इनके बीच में इनको जब मिलाया तो इनके बीच में क्या हो गई? इसलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं। यही बात समझ, कितना समझ में आ रहा है? अब अपन बेटे प्योर की बात करते हैं, तो प्योर में एक जैसे ही एटम होना चाहिए, एक जैसे पार्टिकल होना चाहिए, सेम पार्टिकल होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज में ग्लूकोज के पार्टिकल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज को प्योर। नहीं आ रही समझ? पानी शुद्ध है, पानी में कोई मिनरल नहीं है, किसी प्रकार का कोई सॉल्ट नहीं है, तो पानी शुद्ध है, तो उसको क्या बोलोगे? नहीं आ रहा है? लेकिन अब मैं पानी के अंदर सॉल्ट मिला दूं तो क्या है वो? शक्कर मिला दूं, अभी भी नहीं। मिक्सचर के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे, सब्सटेंस होंगे, एलिमेंट होंगे, कंपाउंड होंगे, लेकिन यहाँ पे प्योर के अंदर एक जैसे ही मॉलिक्यूल होते हैं, एक जैसे ही एटम होते हैं। दोस्तों नहीं समझ, कितना समझ में आ रहा है? yes, अब प्योर को तीन भागों में बांट दिया बेटा, सॉरी प्योर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है बेटा एलिमेंट, और दूसरा कौन सा होता है? कंपाउंड। नहीं आ रहा है?
बेटे सुन लो आप यहाँ से। ग्लूकोज एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, मीथेन एक कंपाउंड है, लेकिन ये सब क्या है बताओ? ये सब एलिमेंट जिनमें एक जैसे एटम हो, ये सब क्या है बेटे? एलिमेंट। अब आप बताओ, कौन बताएगा? देखो 9th क्लास में एक टेबल पढ़ी थी एलिमेंट। अच्छा एक बात बताओ, एलिमेंट का कुछ इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है कि नहीं? ये जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट अभी है वहां पे टेबल में, उनका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है कि नहीं? थोड़ा बहुत है कि बहुत ज्यादा है? बहुत बेटा, एलिमेंट के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना। हमारी पूरी बॉडी एलिमेंट ने रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया तो हमारी बॉडी बनी। प्लांट और एनिमल जितने भी हैं सब एलिमेंट ने रिएक्शन करके जो कुछ कंपाउंड बनाया जिससे उनकी बॉडी बनी। मेडिकल शॉप में चाहे जितनी भी दवाइयां सब एलिमेंट से बनी हुई, एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया तब जाके वो दवाइयां बनी। हमारी पूरी बॉडी की रिएक्शन होती सब एलिमेंट की मदद से होती है, यही बात समझना। मतलब एलिमेंट के बगैर हम हमारी लाइफ को भी सोच भी नहीं सकते। समझ में आ गया बेटे? Yes, sir. मतलब एलिमेंट, अगर उस पूरी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की बात करें, कितने एलिमेंट है बेटे? 118। 4 एलिमेंट और डिस्कवर अभी हो गए, अभी 6 महीने पहले, लेकिन अभी किताब में लिख दिया क्या उनको? जब तक वो पूरी स्टडी नहीं कर लेंगे, जब तक उन चारों एलिमेंट के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ नहीं लेंगे, वो स्टडी नहीं कर लेंगे, तब तक वो किताब में नहीं छापेंगे। 2-4 साल बाद भली छाप दे। तो अभी वर्तमान में कितने एलिमेंट? 118। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान से सुनो, उस टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो लश्चरस प्रॉपर्टी रखते होंगे, चमकते होंगे, सोनोरस प्रॉपर्टी रखते होंगे, मतलब साउंड क्रिएट करते होंगे ठोकने के बाद, डक्टाइल नेचर रखते होंगे, मतलब लंबे लंबे तार बना सकते हैं, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी रखते होंगे, मतलब चद्दरें शीट बना सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते होंगे। नहीं आ रही समझना? ऐसे कोई एलिमेंट है तो उनको मेटल बोलते हैं। ऐसे कोई एलिमेंट है तो मेटल। इनमें से कौन सा है जो मेटल है बताओ आप? सिल्वर एंड गोल्ड। तो एलिमेंट का पहला भाग हो गया आपका कौन सा? एलिमेंट को 3 भागों में बांट दिया बेटा। कौन कौन सा? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब एक बात बताओ, मेटल कौन होते हैं? जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, सॉलिड में हो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, डक्टाइल हो, मेलिएबल हो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो, वो सारी मेटल। और वो सारे एलिमेंट जिनमें ये प्रॉपर्टी ना हो उनको क्या कहते हैं? इनमें नॉन मेटल कोई दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टेबल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नॉन मेटल कहते हैं। नहीं आ रहा है? और वो एलिमेंट जिनमें 50-50% प्रॉपर्टी दोनों की हो उनको क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटल के एग्जांपल कौन से? सिल्वर एंड गोल्ड। नहीं आ रहा है? नॉन मेटल के एग्जांपल कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मेटलॉइड में कौन से? आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी। ये देखो। अच्छा कुछ एलिमेंट याद है किसी को? किस किस को याद है? खड़े होके बोले थोड़ा सा। कुछ एलिमेंट 2-4 याद है आपको एलिमेंट टेबल की? 9th में किसी ने याद करवाया होगा आपकी? यस बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 एलिमेंट। और कोई? सीक्वेंस से कोई बेटे आप लोग जिन्होंने साइंस लिया? हाँ आपने साइंस लिया, मेरा साइंस बेटे बताएगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए। एनीवन? हाँ
संकोच नहीं करते बेटा, बोलो ना बगैर। समझिए आप इसे, एलिमेंट ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के अंदर पूरे एलिमेंट हैं, कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटल्स हैं। कितनी आई समझ में? पूरा के कंपाउंड्स, इधर देखो भाई, इधर कंपाउंड में ये लिखिए, देखो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें कार्बन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने गलत बताओ यार, कार्बन इसमें है, ये मीथेन गैस है, CH4 मीथेन, कार्बन है बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। पानी में कार्बन है? नो। तो ये कौन? ग्लूकोज में कार्बन है? है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं आ रहा है? अब आप सोच समझ के बोलो, यूरिया कौन है? यूरिया, इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो यूरिया का फॉर्मूला ध्यान से सुनो, NH2CO NH2। अब बोलो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं बोल रहा हूं एसीटोन, चलो पहचानो, CH3CO CH3 अमोनिया, इनऑर्गेनिक। तो मैंने क्या बोला, कार्बन है तो ऑर्गेनिक, कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक। ये देखो कंपाउंड को 4 भाग में डिवाइड कर दे, कितने? 4 बेटे, 2 ही तो पता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, 2 ही होते हैं कंपाउंड। और नेक्स्ट होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यस सर। CH4 इसका कौन सा? वाटर, NH3 कुछ भी। अच्छा चलो इधर हम इसकी बात कर रहे हैं, मिक्सचर की बात कर रहे हैं। बेटा ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सिर्फ बहुत कम समय का लेक्चर था। अगर लेक्चर की बात करें तो ये बहुत कम समय का लेक्चर है। सारी चीजें क्लियर इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम बड़े लेवल की बात करेंगे ना, बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करेंगे ना, तो वहां पर हमारा दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा। ऑटोमेटिक बिल्कुल, इसको कहते हैं बेसिक। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग अभी बस मिक्स करना होता है, ये जानती हो आप, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है ना, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, 2 or more than 2 substances mixed together, एक दूसरे में मिल जाए। लेकिन मिक्स होने की 2 संभावनाएं बनती, वो अच्छे से मिक्स हो जाए या अच्छे से मिक्स ना हो पाए। जैसे एक बात, अच्छे से मिक्स मतलब प्रॉपर, और अच्छे से मिक्स ना हो मतलब इम्प्रॉपर, अलग अलग दिखे। मैं एक बात बताऊं, पानी में नमक डाल के ऐसे चम्मच से हिला दूंगा तो नमक दिखेगा क्या? बेटा उस मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब बताओ, पानी के अंदर चौक के टुकड़े डाल दूं तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा क्या? हेटेरोजेनियस। तो मिक्सचर भी 4 टाइप के हो गए, कितने? 2, होमोजेनियस और वेरी गुड। Heterogeneous mixture। बेटे